मुस्कुराइए हो क्योंकि आप हो अन अकेडमी में। दिस इज जॉनथन मैथ्यू, योर होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सेशन, एंड दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ द जेनिथ सीरीज। हम लोगों ने जेनिथ सीरीज का ओरिएंटेशन पहले से नीट नोवा के चैनल में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप वो उसमें नहीं देखे हो तो एक बार जाके जरूर देखिए। हम लोग यहाँ पर जेनिथ सीरीज दैट इज बेसिकली पिनाकल ऑफ योर सक्सेस वाले सीरीज शुरू कर रहे हैं। नीट एक्सटेंसिव लेक्चर्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं और यहाँ पर आपको एकदम डीप क्वालिटी लेवल, एकदम फ्री क्वालिटी एजुकेशन आपको ये में मिलने वाला है। आज मैं यहां पर बेसिक मैथ्स यहां पर लेके आया हूं क्योंकि आप कभी कभी सोचोगे है ये बेसिक मैथ्स क्यों चाहिए हम लोग को, यार हम लोग डायरेक्ट फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ सकते। बिकॉज इसका जवाब तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। दैट इज बिकॉज आप इतना समझ लीजिए कि जो फिजिक्स है, अगर आपको फिजिक्स में आपको 100% लेके आना है, अगर आपको फिजिक्स में 100% लेके आना है, आपको कंसेप्ट तो समझ में आना ही चाहिए, कंसेप्ट तो समझ में आना ही चाहिए। बट इन दोनों के बीच में का जो ब्रिज है, जो गैप है, वो आपका मैथ्स ही लेके आएगा, वो आपका मैथ्स ही लेके आएगा। इट्स बेसिकली आप कंसेप्ट को बिना मैथ्स के पढ़ नहीं सकते। अगर ये मैथ्स नहीं होगा तो आप 100% तक नहीं पहुंचने वाले। और ऐसे बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि उनको 720 और 720 लेके आना है, और अगर आपको वो लेके आना है देन आपका बेसिक मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारा मैथ्स के बिना तुम्हारा फिजिक्स कुछ नहीं होने वाला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं बोलूंगा तो इट इज टॉप रैंक 1 में, बिकॉज अगर आपका ये चैप्टर नहीं हुआ देन मतलब तो फिर फायदा नहीं है ना आपका फिजिक्स पढ़ के। समझ में आ रहा है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। हम लोग ने बेसिकली मैंने समझ लिया कि बेसिक मैथ्स हमको क्यों चाहिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग को बेसिक मैथ्स हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आप मेरे बारे में जानते हो, माय नेम इज जॉनथन मैथ्यू, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो। और चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसे ही लेक्चर्स में हम लोग बात करते रहेंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते बैठेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट चीज है जो हम लोग को समझना है दैट इज पावर्स ऑफ 2। ये पावर्स ऑफ 2 जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करते हो आपको ये नंबर्स दिखते ही आपको स्ट्राइक होना चाहिए वैल्यू के। मतलब ये सोचना नहीं चाहिए कि अरे यार 2 क्यूब 8 होता है, अरे 2⁵5 32 होता है। नहीं, ये सब ना मतलब आपको डायरेक्टली आना चाहिए मन में। इट्स ऐसा नहीं कि आप 2⁵5 को 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा लिखते 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 कैलकुलेट करते जाओगे। बिकॉज नीट के होता है ना, एकदम फास्ट एग्जाम होता है, तुमको तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। चलो हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं। तो 2⁵0, जो 2⁵0 जो है वो तो आपका 1 होता है ना, ये तो आपका 1 होता है। बिकॉज एनी नंबर रेज टू 0 इज 0। ठीक है, एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू 0 इज 0। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? दैट इज बिकॉज आपका जो 0⁵0 होता है ना, ये 0⁵0 होता है ना, ये आपका 1 नहीं होता है, ये आपका 1 नहीं होता है। क्यों? इसको हम लोग ना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आप बोलोगे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेट फॉर्म मतलब जिसका कोई वैल्यू है। इनडिटर्मिनेट मतलब हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 0⁵0 आपका 1 नहीं होता है। उसके लिए मैं बोल रहा हूं एनी नंबर ए रेज टू 0 आपका 1 होता है। वेर आपका जो कंडीशन ये है कि a आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका एक कंडीशन आपका बन जाता है, ये आपका एक कंडीशन आपका बन जाता है। उसके लिए मैंने बोला एनी नंबर रेज टू 0 आपका 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला 2⁵0 आपका 1 होता है, 2⁵0 आपका 1 होता है। 2⁵1 जो होता है, 2⁵1 जो होता है आपका 2 हो जाता है। 2² आपका 4 हो जाता है, 2 क्यूब आपका 8 हो जाता है, 2⁴ आपका 16, 2⁵5 आपका 32 हो जाता है, 2�6 आपका 64 हो जाता है। वैसे ही 2�7 आपका 128 हो जाता है, 2�8 आपका 256 हो जाता है, 2�9 आपका 512 हो जाता है, और 2�10 आपका 1024 हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने अभी एकदम झटपट लिखा ना, वैसे ही आपके मन में आना चाहिए। अरे 2�9 512 होता है, 2�8 आपका 256 होता है। तो आपको ये डायरेक्टली आपको मन में ऐसा आना चाहिए कि ये पावर्स ऑफ 2 आपके दिमाग में क्या है। समझ में आया? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग समझते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स के बारे में। जैसे पावर्स ऑफ 2 इंपॉर्टेंट होता है, वैसे आपका स्क्वायर्स एंड क्यूब्स भी उतना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं या लिख लेते हैं। 1² का वैल्यू तो 1 होता है कि नहीं? 2² का वैल्यू अभी देखा 4 होता है। ओके, समझ में आया। 3² का वैल्यू आपका 9 होता है, 4² का वैल्यू 16 होता है, 5² आपका 25 होता है, 6² आपका क्या होता है? आपका 36 होता है, 7² आपका 49 हो गया, 8² आपका 64 हो गया, 9² आपका 81 और 10² आपका 100 हो गया। 100 खत्म। ये हम लोगों ने स्क्वायर्स भी लिख दिया। समझ में आ रहा है? एट द सेम टाइम आपको ये
क्यूब्स भी याद होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा है 1 क्यूब 1 होता है, 4 क्यूब 64 होता है, 7 क्यूब 343 होता है, 9 क्यूब 729। ये जितने भी मैंने अभी लिखे हैं ना स्क्वायर्स क्यूब्स जो भी होता है, ये मतलब मैं एकदम ऐसा झटपट बोल दूं ना कि तुमको नींद से उठा के बोल दे तो तुमको आंसर बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ योर स्ट्रॉन्ग दिस बेसिक शुड बी। समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको भी उठा दिया और बोल दिया यार 7 क्यूब बताओ, तो तुम्हारे में दिमाग में बजना चाहिए 343। समझ में आया? ठीक है, आई होप सो आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं लोगैरिथम्स के बारे में। अभी आप लोगैरिथम्स बोलोगे भाई ये क्या होता है? लोगैरिथम्स मतलब ना, मुझे अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना है कि अगर आपको मैंने कान पकड़ने बोला तो आप बोलोगे ठीक है ये लो पकड़ लिया। लोगैरिथम्स बेसिकली ये होता है, ये ऐसा पकड़ लिया या ऐसा पकड़ लिया, एकदम ऐसा उल्टा पकड़ लिया। ठीक है, मतलब कान पकड़ने के दो तरीके हैं, एक है कि आप ऐसा पकड़ सकते हो, एक है आप नहीं तो ऐसा पकड़ सकते हो। लोगैरिथम्स मतलब वही है। ठीक है, अभी इसको हम लोग थोड़ा फील लेते हैं लोगैरिथम्स क्या है। मेरे साथ थोड़ा टाइम रहो, मैं आपको लोगैरिथम्स का पूरा फील दे दूंगा। ठीक है, चलो लोगैरिथम्स करते हैं। तो लोगैरिथम्स बेसिकली क्या है ना कि देखो ये लॉग, ठीक है, ये लॉग, लोगैरिथम्स को हम लोग लॉग करके लिखते हैं, लॉग करके लिखते हैं, और इसके बेस में कुछ तो एक नंबर होता है, ए बोल देते हैं, ये नंबर को मैं ए बोल देता हूं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर भी एक नंबर होता है, दैट इज इसको मैं बोल देता हूं बी बोल देता हूं, और इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है इसको मैं बोल देता हूं एक्स बोल देता हूं। इसका जो वैल्यू है मैं इसको एक्स बोल देता हूं, मतलब लॉग बेस ए टू बी इज इक्वल टू एक्स। ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब क्या है कि लॉग के बेस में कुछ तो एक नंबर है और b कुछ तो एक नंबर है, और ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू आपको x आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि a में मैं क्या पावर डालूं, a में क्या पावर डालूं कि उसका आंसर b हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इट्स बेसिकली ये पूछ रहा है कि b आंसर कब आएगा जब a का कुछ तो एक पावर होगा, और ये पावर ये हम लोग को निकालता है लॉग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यही फंडा है, फंडा आपका यही है, फंडा आपका यही है, ये आपका असली फंडा है ये। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने ये समझ लिया। समझ में आ रहा है? इट्स बेसिकली आप बोल रहे हो कि ए का ऐसा क्या पावर होना चाहिए, ए का ऐसा क्या पावर होना चाहिए कि आंसर बी आ जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी अगर आपको ये समझा तो मैं उसको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आप समझो मैंने लिखा log बेस 2 और इसमें मैंने 8 लिख दिया, और इसका मुझे आंसर चाहिए तो मैं इसका आंसर मैं अभी के लिए बोल देता हूं, इसका आंसर x है। अभी मैंने क्या बोला, मैंने log का मैंने क्या डेफिनेशन दिया था कि 2 के पावर में, अरे 2 के पावर में ऐसा क्या है, 2 के पावर में ऐसा क्या होना चाहिए कि आंसर 8 आना चाहिए। मतलब इसका बेसिकली आपका डेफिनेशन क्या आ रहा है? इट्स बेसिकली आपका आंसर 8 आना चाहिए और 2x। समझ में आ रहा है? और यहां पर x का वैल्यू क्या आएगा? अभी हम लोगों ने देखा कि 2x 8 कब होता है? 3 में, है ना? तो यहां पर मुझे x का वैल्यू मुझे यहां पर मिल रहा है 3। समझ में आ रहा है? आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर विद दिस। आपको अगर आप ये वाला फंडा समझ लिया ना, देन आपने पूरा कंप्लीट, आपने लोगैरिथम्स कंप्लीट कर दिया, फिर मुझे लोगैरिथम्स आके पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। यही आपका बेसिक फंडा है। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला कि log 10 और 100 इसका मुझे वैल्यू चाहिए। इसमें मतलब क्या है कि देखो ऐसे सोचो, आप खुद से सवाल पूछो, सवाल क्या पूछना है कि 10 का ऐसा क्या पावर डालूं कि आंसर 100 आना चाहिए। मतलब 10 का ऐसा क्या पावर होना चाहिए कि आंसर आपका 100 आ जाए या 100 आ जाए। तो यहां पर बोलेंगे 2 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है कि 10 का ऐसा क्या पावर होना चाहिए कि आंसर आपका 100 आना चाहिए? तो आपने बोला 2 होना चाहिए। ठीक है, लॉग आपको क्या सवाल पूछता है कि ऐसा क्या पावर डालूं कि मुझे ये वाला आंसर मिलना चाहिए। बस ये अगर आपने समझ लिया, आपने लॉग समझ लिया। अभी थोड़े बहुत सवाल करते हैं, चलो सवाल। ठीक है, मैंने अभी थोड़े बहुत अच्छे सवाल लेके आया हूं। अगर आप थोड़े बहुत सवाल ये सॉल्व करोगे तो फिर तो मतलब खत्म, आपने लोगैरिथम्स कंप्लीटली कर लिया। ठीक है, चलो हम लोग लॉग फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बताता है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये बता रहा है कि log बेस 2 है। ठीक है, तो अभी देखो मेरा वाला फंडा लगाते हैं। चलो सवाल पूछते खुद को कि 2 में ऐसा क्या पावर होना चाहिए कि 4 मिलना चाहिए। तो क्या आप बोलोगे 2 स्क्वायर मेरा 4 होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा मेरा आंसर, मेरा आ जाएगा 2, क्योंकि मेरा 2 स्क्वायर मेरा 4 होता है, तो ये मेरा बेसिकली आंसर है। समझ में आ रहा है? वैसे नेक्स्ट, log बेस 2 और 8 सवाल पूछो, 2 में ऐसा क्या पावर डालूं कि मुझे आंसर 8 मिलना चाहिए। आप बोलोगे यार ये तो आसान है, 2 क्यूब मेरा 8 होता है, तो इसका आंसर मेरा 3 होगा, बराबर है, इसका आंसर 3 है। समझ लिया? ठीक है। वैसे log बेस 2 और 256 बोला उन्होंने।
2 में ऐसा क्या पावर डालूं कि आंसर मेरा 256 आना चाहिए। सिंपल सी बात है, मैंने अभी अभी आपको बोला था कि 2:8 आपका 256 होता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैंने यहां पर लिखा है, देखो मैंने अभी अभी बोला था आपको, ये पूरे एकदम एकदम आपको याद होना चाहिए। देखो 2:8 आपका 256 होता है। वैसे ही इसके लिए मैंने बोला कि ये बहुत पावर्स ऑफ 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बोला 2:8 में आपको 256 मिलता है, तो इसका आंसर आपका हो गया 8। समझ में आ रहा है? ये मैं इधर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप सीख रहे हो, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में एकदम क्लिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगेन log base 2 और 1024। अगेन आप बोलोगे कि 2 में ऐसा क्या पावर डालू कि आंसर आपका 1024 आना चाहिए। आप बोल दो कि 2:10 मेरा 1024 होता है, तो यहां पर मेरा आंसर आया 10। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा? ठीक है। वैसे ही log base 5 और 125, मैं यहां पर पूछ रहा हूं भी कि मैं 5 में ऐसा क्या पावर डालूं कि मेरा आंसर 125 आना चाहिए। तो आप सोचोगे हाँ ठीक है, तो 5:1 तो 5 होता है, 5 स्क्वायर मेरा 25 होता है, 5 क्यूब मेरा 125 होता है। तो यहां पर मुझे 5 क्यूब मतलब क्यूब 3 जो होता है वो मेरा आंसर आ जाएगा। यहां पर मुझे आंसर आ रहा है 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है सर। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा और हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे और इसको थोड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे, बट बहुत आसान होगा। ठीक है, अगेन ये वाला क्वेश्चन है, दैट इज ये वाला क्वेश्चन क्या है कि log base 4 और पावर में 64 बोला है। तो आप बोलोगे ठीक है 4 में ऐसा क्या पावर आना चाहिए, 4 में इसको मैं अगर x बोल दूं, ठीक है, इस बेसिकली आप इसको ऐसे लेके गए तो आप बोलोगे इस इंटरप्रिटेशन को क्या बोलोगे कि 64 आंसर है। बेसिकली 4 में ऐसा क्या पावर डालू कि आंसर 64 आना चाहिए। तो आप बोलोगे 4:1 तो 4 होता है, 4 स्क्वायर मेरा 16 होता है, 4 क्यूब मेरा 64 होता है। तो x का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है, x का वैल्यू आपका निकल के आ रहा है 3, आपका आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहां पर इसका आंसर जो आ रहा है वो आपका 3 आ रहा है। 3 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन log base 10 और 100। सेम, ये तो बहुत सिंपल है यार। 10 में ऐसा क्या पावर डालू कि 100 आना चाहिए, 2, बात खत्म, आंसर फिनिश। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको मैंने जितना भी अभी सॉल्व किया आपको दिमाग में बैठ चुका है, लॉगरिथम्स का एक फील आ रहा है। ठीक है, हम इसको और फील लेके आएंगे, और फील लेके आएंगे। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा और अच्छे अच्छे सवाल है, इसमें हम इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज भी करेंगे लॉग का, बट इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़ा और आइडिया मिले कि लॉग एक्जैक्टली है क्या। अच्छा, अभी ये देखो इसका log base a और a, मतलब a में ऐसा क्या पावर डालू मुझे आंसर a मिलना चाहिए। चलो इसको हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। इसका क्या है, बेसिकली उन्होंने पूछा है log base a और a, ये क्या बोलते रहे, इसका वैल्यू मैं समझ लेता हूं x है, इसका आंसर भी मुझे जो है x मान लेता हूं। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा हो जाएगा कि ये a का पावर x होना चाहिए तो मुझे आंसर a मिलेगा, है कि नहीं। तो दैट इज a इज इक्वल टू a रेज टू x। यार ये कौन सा केस है यार, ये कौन सा केस है, इसमें तो मुझे बोलने की जरूरत है, ये कौन सा केस है। a का वैल्यू a रेज टू x के साथ कब इक्वल होगा, वो तो बहुत सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू तब इक्वल होगा जब मेरा x का वैल्यू 1 होगा, है ना। दो ही होगा ना, a इज इक्वल टू a रेज टू 1, बराबर सेम चीज है। तो देखो a का वैल्यू, a के पावर में ऐसा क्या डालू कि उसका आंसर a आना चाहिए। तो इसमें x का वैल्यू आपका आ रहा है 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है। तो इसका मुझे आंसर मिल चुका है, इसका आंसर मुझे मिल चुका है 1 मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, मिल चुका है। ओके। अभी यहाँ पर a के पावर में ऐसा क्या डालू कि मुझे आंसर यहां पर 1 मिलना चाहिए। a के पावर में ऐसा मैं क्या डालू कि मुझे आंसर 1 मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है, तो तुम बोलोगे 0 डालना चाहिए, 0 डालना चाहिए। बोले है 0, हाँ देखो सिंपल सी बात है यार। देखो अगर मैं बोलूं कि a रेज़ टू 0 मेरा क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। 100 रेज़ टू 0 मेरा क्या होता है, 1 होता है। मैंने वही बोला था, एनी नॉन जीरो नंबर के पावर में अगर 0 आ रहा है तो उसका आंसर हमेशा आपका 1 होगा, आपका हमेशा 1 होगा। तो मैं वही बोला कि देखो यहां पर a के पावर में ऐसा क्या डालू कि आंसर 1 आना चाहिए। तो आप बोलोगे a के पावर में 0 डाल के तो आंसर 1 आएगा, बात खत्म। समझ में आया? ओके। अभी ये वाला log base 2 और 1, तो 2 के पावर में ऐसा क्या डालू कि आंसर 1 आना चाहिए। अगेन 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बिकॉज 2 रेज़ टू 0 आपका 1 होता है अगेन। अच्छा, अभी ये वाला बहुत अच्छा सवाल है कि आपका ये भी 3 है, ये भी 3 है, सेम नंबर है। तो इसमें देखो हम लोग वापस ये वाले स्लाइड में जाते हैं। इधर देखो, अगर ऐसा करोगे तो देखो इट्स बेसिकली log base a और इधर भी a है आपका, इधर भी a है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने इधर बताया था सेम चीज है। a के पावर में ऐसा क्या डालू कि आंसर a आना चाहिए, आप बोलोगे 1 आना चाहिए, सिंपल। तो जब भी आपको सेम दिखता है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इधर 100 यहाँ पर बेस है और आपको आंसर 1 चाहिए, तो इधर आप बोलोगे 0, क्योंकि 100 रेज़ टू 0 आपका 1 होता है। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लिया। अभी आता है इस पे, अब बोलते कि ये क्या लिख दिया e,
ई क्या होता है? अच्छा, ई मतलब ना तुम्हारा एक वेरिएबल नहीं होता है, वो एक्चुअली कांस्टेंट होता है। चलो अभी वो कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? एक वो कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। वो कांस्टेंट बेसिकली ये जो तुम्हारा ई जो है इसको हम लोग ऑयलर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑयलर नंबर बोलते हैं। अभी आप बोलोगे ये क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो? वो एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन वही है, स्पेलिंग इज EULER, बट उसको हम लोग ऑयलर नंबर बोलते हैं। और इस ये नंबर का जो वैल्यू है, ये नंबर का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 होता है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71 होता है। आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना, ठीक है? वैसे ही थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स हम लोग लिखेंगे। दैट इज पाई का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और नहीं तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 होता है। समझ में आ रहा है? ये आपको तो पहले से पता होगा। और एक और चीज है दैट इज पाई स्क्वायर। अगर आपने पाई को स्क्वायर कर दिया, इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आता है वो आपका 10 आता है, वो आपका 10 आता है। तो ये थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ये आपको थोड़े बहुत कॉन्स्टेंट्स है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है? आई एम होप सो आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो यहाँ पर ई जो होता है उसका वैल्यू होता है 2.7। इतना समझ लो, बेसिकली पाई जैसा एक नंबर है, ठीक है? हम लोग एक नया कॉन्स्टेंट आपके लिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, तो अगेन सेम सवाल ये है कि log बेस ई रेस टू ई, ये तो अभी भी वही फॉर्मेट वाला चीज हो गया ना। कौन सा फॉर्मेट? ये वाला फॉर्मेट वाला चीज। देखो log बेस ए, इसका आंसर हमेशा 1 आता है, तो इसका भी आंसर वही आएगा कि देखो ये इसमें क्या ई के पावर में ऐसा क्या डालू कि आंसर ई आना चाहिए। तो आप बोलो कि क्या 1 आएगा, तो इसका आंसर 1 आ गया और इसका आंसर 1 आ गया, खत्म, सवाल खत्म। ई के पावर में ऐसा क्या डालू कि वो आंसर 1 आना चाहिए? इधर बोलो कि 0, खत्म। ये तुम लोग बहुत देख लिया। अगेन 200 के पावर में ऐसा क्या डालू कि आंसर 200 आना चाहिए? आप अगेन 1, खत्म। समझ में आ रहा है? मैं इससे आपका लॉग का प्रॉपर्टीज भी आपका मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूं, उसके लिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप ऑफ लॉन एंड लॉग। अभी आप बोलो कि ये लॉन कहां से आए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन बोलते हैं, ठीक है? एलएन को, उसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलएन लिखते हैं। और लॉग और लॉन में, ये लॉन क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला कि इससे एक काम करते हैं, इससे पहले हम लोग एक और स्लाइड डालते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। जो लॉग जो होता है ना, लॉग जो होता है, इसमें आप जो ये नंबर लिखते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये बेस के अकॉर्डिंग हम लोग ना लॉन एंड लॉग को डिफाइन करते हैं। ये बेस का जो वैल्यू होता है ना, उससे भी डिपेंड करता है कि ये तुम्हारा लॉग और लॉन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है? तो अगर समझो मेरा log b लिखा है, बस log b लिखा है, मेरा बेस में मैंने कुछ नहीं लिखा है। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि बेस जो है आपका 10 होने वाला है। बाय डिफॉल्ट आपको समझना है कि आपका बेस आपका 10 होने वाला है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी केस में जो लॉन होता है, अगर लॉन बी लिखा हूं, इसका मतलब है जो मेरा बेस है ना, वो बेसिकली मेरा ई होने वाला है, दैट इज ऑयलर्स नंबर होने वाला है। तो अगर आप देखोगे लॉन बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस में ई आ रहा है, यहां पर बेस में ई आ रहा है। तो लॉन वो कौन से होते हैं? लॉन वो लॉग होते हैं जिसका बेस का वैल्यू क्या होता है? ई होता है। समझ में आ रहा है? अभी इन दोनों के बीच में का जो रिलेशनशिप है हम लोग उसको समझने वाले हैं। चलो समझते हैं। तो रिलेशनशिप ये है कि देखो, रिलेशनशिप ये है कि अगर आपको कुछ तो एक वैल्यू गिवन है, लॉन ऑफ एक्स, अगर आपको कुछ तो गिवन है, और अगर आपको इसको लॉग के बेसिस में आपको इसको कन्वर्ट करना है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे, दैट इज 2.303 मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस 10x। ये आपका रिलेशन है जो आपको याद रखना है। ये आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसको यूज करने वाले हो, और अपने ऑब्वियसली फिजिक्स में तो यूज करोगे, बट या अगेन फिजिकल केमिस्ट्री में आप इसको बहुत अच्छे से यूज करने वाले हो। तो ये वाला रिलेशन आपका स्टार रिलेशन है। ये वाला रिलेशन आपका क्या है? आपका स्टार रिलेशन है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? समझ में आया? तो हम लोग को ये वाला अपने को रिलेशन अपने को समझ चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी चलो लॉन 2 को हम लोग वैल्यू लिखते हैं। अभी तो मैंने आपको बस बोला था कि लॉग्स को कैसे लिखते हैं, कि नहीं? लॉगरिथम्स वैल्यूज को कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि लॉन के वैल्यू को कैसे लिखते हैं। जितना हम लोग को लॉग के बारे में पता है ना, बस उतने से अपना काम हो जाएगा। अभी लॉन 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे? मुझे इतना मालूम है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि मुझे लॉग पता है, तो लॉग के टर्म्स में लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2.303 इंटू लॉग ऑफ 2, खत्म। लिख सकता हूं ना। अब मैं बताऊंगा कि log 2 का वैल्यू कैसे निकालता है, वो आपको मैं बताता हूं, बट मैं आपको ये कन्वर्जन दिखाना चाहता था। दूसरा, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ln 10 का वैल्यू अगेन 2.303 इंटू log 10 समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? ये वाले क्वेश्चन में हम लोग वापस आएंगे, बट मैं बस कन्वर्जन सिखाना चाहता था, उसके मैंने आपको ये दिखा दिया है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी चलो लॉग्स को याद करते हैं। अभी आप लोग याद करना है, फिजिक्स में याद करना है, हाँ थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, फिर बाकी का एकदम कंसेप्चुअल चलता है, बहुत कंटिन्यूस चलने वाला है। ठीक है, ओके। log 1, तो चलो log 1 का जो वैल्यू होता है ना, इसमें बस थोड़े बहुत चीजें होती है जो आपको याद करना है, उसको मैं पहले ही मार्क करके रखता हूं। दैट इज एक है आपका log 1, एक है आपका log 1, एक है आपका log 2, एक है आपका log 3, फिर हो गया log 5 और आपका log 7। बस ये पांचों वैल्यूज आपने याद कर ली है ना, बात खत्म, फिर आप कोई भी log निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। log 1 का जो वैल्यू है, log 1 का जो वैल्यू है वो आपका आता है 0, ठीक है। log 2 का जो वैल्यू है वो आता है आपका 0.3, समझ में आया? ठीक है। log 3 का जो वैल्यू है वो आता है आपका 0.48, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आया। log 5 का जो वैल्यू है वो आपका आता है 0.7, log 7 का जो वैल्यू है वो आता है आपका 0.84। बस इतना वैल्यूज आपने याद कर लिया, आपका लॉग आपका याद करने का खत्म। बाकी सब अभी हम लोग इसको बेसिक मैथ से करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी देखो, अभी ये बाकी के वैल्यूज भरने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत लॉग के प्रॉपर्टीज बताना चाहता हूं, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं लॉग के प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी होता है। मतलब अगर लॉग ऑफ a इंटू बी लिखा है, सम लॉग ऑफ a इंटू बी, तो इसको आप लिख सकते हो एज लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। बस आपने ये दो नंबर को तोड़ दिया। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल होगा ये। एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको log 4 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे करोगे आप? log 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये बेसिकली मेरा क्या नंबर है, 2 इंटू 2 होता है, log 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, दैट इज log 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। और ये प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं इसको तोड़ सकता हूं ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2, ऐसा हो जाएगा। और log 2 का वैल्यू तो आपको पता है, log 2 का वैल्यू मैंने आपको बोला था याद करने को, log 2 का वैल्यू मेरा 0.3 होता है, प्लस 0.3, तो इसका आंसर आपका हो गया 0.6। तो आपको log 4 का वैल्यू यहां पर मिल चुका है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं log 4 का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, दैट इज log 4 का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज 0.6। समझ में आ रहा है? वैसे ही log 6 का हम लोग निकालते हैं। चलो log 6 का निकालते हैं। वैसे ही यही सेम प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊंगा, log 6 का अगर मुझे निकालना है, log 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं log ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकता हूं। और फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 लिख सकता हूं। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता हूं मैं इसको। वैसे ही log 2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है मेरा, log 2 का वैल्यू होता है 0.3, और log 3 का वैल्यू मेरा क्या आता है, वो होता है मेरा log 3 का वैल्यू मैंने आपको लिखाया था इधर, दैट इज 0.48। यस, 0.48, दैट इज सॉरी, दूसरे पेज में लिख दिया गलती से, होता है कभी कभी। हाँ, यहां पर हो गया आपका 0.48। तो आपको इन दोनों को बस ऐड कर देना है, दैट इज 0.3 प्लस 0.48। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ओके खत्म, दैट इज 0.78। समझ में आ रहा है? 0.78 आपको आंसर यहां पर मिल चुका है। तो ये आपका आ गया 0.78। समझ में आ रहा है? वैसे ही log 8 को आप कैसे करोगे? log 8 को करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूं। आप ऐसे कर सकते हो इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर सकते हो, फिर log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बट इसका एक और आसान तरीका है, वो बता देंगे आपको, ठीक है। बाकी हम लोग और प्रॉपर्टीज देख के हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका डिवीजन वाला प्रॉपर्टी। क्या है डिवीजन वाला? दैट इज log ऑफ a बाई b। इसको आप कैसे तोड़ोगे? सिंपल सी बात है, दैट इज बीच में माइनस आ जाएगा, दैट इज log ऑफ a माइनस log ऑफ b। बस खत्म, log a माइनस log b। समझ में आ रहा है? ओके, इतना समझ में आ रहा है। वैसे ही अगर मुझे दूसरा प्रॉपर्टी बोलना है, दूसरा प्रॉपर्टी विल बी log ऑफ 1 बाई ए मुझे जानना है, log ऑफ 1 बाई ए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ना, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको तोड़ देंगे। चलो इसको तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस log ऑफ a, बस खत्म। तो log ऑफ 1 मेरा क्या होता है, मेरा 0 होता है, मैंने आपको याद करने बोला था। 0 माइनस log ऑफ a विल बी माइनस ऑफ log ऑफ a। समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ log ऑफ a। आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पावर वाला प्रॉपर्टी। वो क्या बताता है? log
log of a raised to x। अगर ऐसा कुछ आया, अगर ऐसा कुछ आया, आपका पावर जो है, आपका जो पावर जो है वो नीचे आ जाता है, वो साइड में आ जाता है, नीचे आ जाता है, और इसको आप लिख सकते हो x इंटू लॉग ऑफ a। अभी बोले कि फील नहीं आया, फील करवा देते, चलो फीलिंग करवा देते हैं। ये फीलिंग करवाने के लिए तो हम इधर बैठे हैं, चलो फील करवा देते हैं। देखो, अगर समझो मुझे निकालना है लॉग ऑफ 8 निकालना है, मुझे लॉग ऑफ 8 निकालना है। मैं 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ना लॉग ऑफ 2 क्यूब लिख सकता हूं मैं लॉग ऑफ 2 क्यूब लिख सकता हूं, लॉग ऑफ 2 रेज़ टू 3 लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। अब ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरा जो पावर है वो मेरा नीचे आ जाएगा, तो मुझे आंसर क्या आ रहा है यहां पर 3 इंटू लॉग ऑफ 2। लॉग 2 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 3 इंटू 0.3, तो आपको आंसर आ रहा है यहाँ पर 0.9। खत्म। तो आपने यहाँ पर अभी लॉग ऑफ 8 का भी आपने वैल्यू ढूंढ लिया है, लॉग ऑफ 8 का वैल्यू भी आपने निकाल दिया, दैट इज 0.9। समझ में आ रहा है? वैसे ही log 9 का निकाल देते हैं, वैसे ही हम लोग log 9 का भी निकाल देते हैं। देखो log 9 को क्या लिख सकते हो आप, log ऑफ 9 को आप क्या लिख सकते हो, कुछ पावर में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। मैं लिख सकता हूं log ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 2 log ऑफ 3। log 3 का आपको वैल्यू मालूम है, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 0.48 आपका आंसर है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 48 इंटू 2 है, 8 2 16, 4 2 8, और ये पावर है तो आंसर आ जाएगा 96। तो 96 बट 2 डेसिमल प्लेस जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.96 इज द आंसर फॉर लॉग ऑफ 9। लॉग ऑफ 9 का आपको यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर मिल चुका है। तो लॉग ऑफ 9 का आंसर है 0.96। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी log 10 का वैल्यू निकालते हैं। log 10 का हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम चीज हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं और log 10 का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, चलो हम लोग log 10 का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो log 10 का हम लोग कैसे निकालेंगे, आप समझ लो कि log ऑफ 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, है ना, और फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी लगा दो, दैट इज log ऑफ 2 और log ऑफ 5। खत्म। समझ में आ रहा है? log 2 का वैल्यू पता है, log 5 का वैल्यू भी पता है, तो खत्म कर दो। देखो अगर आपको एक और बार वैल्यू देखना है तो देख लो, खत्म। log 2 का वैल्यू आपका 0.3 होता है, log 5 का वैल्यू आपका 0.7 होता है, बात खत्म। तो इसमें अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.7, आंसर आएगा आपको 1। तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको भी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि इसको बहुत बार यूज करने वाले हो, समझ में आ रहा है? तो इधर भी आपका वैल्यू आ गया, log 10 का वैल्यू आ चुका है 1। देखो हम लोगों ने टेबल खुद भर दिया, तो ये टेबल से आपका बेसिकली पूरा लॉगरिथम्स का बेसिक्स कवर हो चुका है। अभी आते हैं लॉन में। ठीक है, जो आपका लॉन होता है जिसका बेस ई होता है लॉग में, है कि नहीं, तो इसमें आप कैसे करोगे, लॉन ई का जो वैल्यू होता है ये आपका 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। अभी आप बोलोगे यार ये 1 आया कैसे, देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ बेस ई रहता है टू द बेस ई रहता है, इसका मतलब वही हुआ ना। तो इसका आंसर क्या आता है, अगर सेम बेस रहता है तो और सेम नंबर रहता है तो इसका आंसर 1 होता है, उसके लिए तो ये 1 आया। समझ में आया? सबका लॉजिक होता है, अगर आप लॉजिक लगा के करोगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। लॉन ऑफ 2.71, अरे यार ये दोनों सेम ही तो चीज है, यार ई का बस वैल्यू डाला हूं मैं, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉन ऑफ 1 मेरा 0 होता है, अगर आप बोलोगे इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक दे देते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ e टू द पावर 1, तो e टू द पावर नहीं, log बेस e 1, तो e का वैल्यू, e का पावर में ऐसा क्या डालो कि आंसर 1 आना चाहिए, तो इसमें तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 ही आएगा, इसका आंसर मेरा 0 ही आएगा। बात करता हूं, समझ में आ रहा है? अच्छा, समझ में आया। log 10 का वैल्यू आपको याद रखना है, दैट इज log 10 का वैल्यू होता है 2.303, ये होता है आपका वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ये एक बार आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको याद क्या करना है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली मेरा लॉगरिथम्स मैंने कंप्लीट कर दिया है। क्या मेरा एक और प्रॉपर्टी बचा था इसमें, हाँ मेरा एक और प्रॉपर्टी बचा था, चलो इसको एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिख देंगे जो था, दैट इज, एक प्रॉपर्टी ये है कि log ऑफ 10 टू द पावर a, इसका मेरा क्या आएगा, बेसिकली मुझे ये वाला फोर्थ वाला प्रॉपर्टी को मुझे यूज करना है। तो देखो मेरा a नीचे आ जाएगा, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं a log 10, और अभी मैंने देखा log 10 का वैल्यू क्या होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो इसमें मुझे फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आया a। तो
log 10 to the power log 10 to the power a का वैल्यू मुझे यहाँ पर आंसर आ रहा है a आ रहा है। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है। तो हम लोग ने ये पूरा अच्छे से भर दिया है, हम लोग को पूरा लॉगरिथम्स का आई गेस हम लोग को फील आ चुका है। तो चलो थोड़ा क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि log 15 का वैल्यू निकालना है। तो अभी आप बोलोगे हाँ इसको हम लोग ना log 5 into 3 लिख सकते हैं, log 5 into 3 लिख सकते हैं और फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ये log 5 प्लस log 3 हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। log 5 का वैल्यू हमको पता है 0.7 और 0.3 log 3 का होता है 0.48, तो 0.48 खत्म। तो इसको आप ऐड कर दो और आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको आप ऐड कर दो और आपको आंसर यहां पर मिल जाएगा। वैसे log 12 का निकालना तो क्या बोलोगे, log ऑफ 4 into 3 कर सकते हो। हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते। और log ऑफ 4 log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 3, बस ये करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। log ऑफ 20 को कैसे कर सकते हो, log ऑफ 2 into 10 कर सकते हो। हाँ भाई क्यों नहीं कर सकते। और इसको आप कैसे लिख दोगे, log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 10। log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 2 का वैल्यू आपका 0.3 होता है, तो आपको आंसर क्या आ गया 1.3। काम खत्म, फिनिश। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1.3। log ऑफ 1000। अच्छा अभी 1000 को हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसको करते हैं। log ऑफ 1000, इसको मैं कुछ पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना, मैं पावर्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मतलब log ऑफ 10 क्यूब लिख सकता हूं मैं। और पावर वाले रूल के हिसाब से ये पावर नीचे आ जाता है, तो आपको आंसर आ जाएगा ये 3 log 10। log 10 का वैल्यू आपको आता है 1, तो इसका फाइनल आंसर आता है 3। इसका फाइनल आंसर आता है 3। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको पूरा फील मिल चुका है लॉगरिथम्स का। अभी थोड़ा हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं। जैसे ही हम लोग को log 0.2 निकालना है, log 0.2 का वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम log 0.2 को log 2/10 लिख सकते हैं। दैट इज log ऑफ 2/10, है ना। अभी काटने मत जाओ, क्योंकि log 2 माइनस log 10 लिख सकते हो ना तुम। दैट इज log 2 माइनस log 10 लिख सकते हो, है ना। log 2 का वैल्यू आपको मालूम है 0.3, log 10 का वैल्यू मतलब -1, तो log 10 का 1 होता है, तो माइनस है तो -1, तो 0.3 माइनस 1 आपका हो जाएगा -0.7। खत्म, ये भी हो गया खत्म। समझ में आ रहा है? वैसे ही log 0.4 को कैसे कर सकते हो, log ऑफ 4 आप log 4/10 लिख सकते हो, और log 4 माइनस log 10 लिखोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 4/10 एंड ये वाला प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर देना, बात खत्म। log ऑफ 2.5 का कैसे लिख सकते हो, log ऑफ 25/10 लिख सकते हो, 25/10 लिख सकते हो। अभी इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि आपको log 25 तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करो कि इसको काट दो, तो ये हो जाएगा 5 5 5 2 तो ये हो जाएगा मेरा log ऑफ 5/2। तो ये तो कर सकते हो ना, log 5 माइनस log 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, हो जाएगा। log 0.6 को भी सेम ऐसे कर सकते हो, दैट इज log ऑफ 6/10। खत्म। log 6 का वैल्यू मालूम है, log 10 का वैल्यू मालूम है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ln 4 को कैसे निकालेंगे, ठीक है चलो। ln 4 को हम लोग निकालेंगे 2.303 इंटू log 4 log 4 का आपको वैल्यू मालूम है, अपने log 4 का वैल्यू 0.6 लिखा था, दैट इज 2.303 इंटू 0.6 कर दो सॉल्व, और आपको ln 4 का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। समझ में आ रहा है? यही सेम फंडा लगा के हम लोग जहां पर रुके थे, हम उसको वो वाले को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग कहां तो रुके थे ना, हाँ इधर। ln 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको log 2 का वैल्यू मालूम है, तो log 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज 2.303 इंटू log 2 आपको हो जाता है 0.3, आपको आंसर मिल गया ln 2 के लिए। वैसे ही log 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू 2.303 हो जाएगा 2.303 आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? हम लोग ने बेसिकली आपके जो भी जितने भी लॉग वाले सवाल है ना, वो हम लोग ने पूरे इधर निपटा चुके हैं। अभी हम लोग थोड़े बहुत एंटी लॉग्स में पढ़ने वाले। एंटी लॉग्स भी बेसिकली लॉगरिथम्स का सीधा उल्टा होता है, ठीक है, सीधा उल्टा होता है। जैसे कि आपका मल्टीप्लिकेशन का सीधा उल्टा डिवीजन होता है, वैसे डिवीजन का सीधा उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे ही लॉग्स का सीधा उल्टा था एंटी लॉग। उसके लिए हम इसको एंटी बोलते हैं, मतलब उल्टा। ठीक है, एक बार पानी पी लेता हूं। ठीक है, चलो एंटी लॉग समझते हैं। log बेस b और आंसर आपका x आना चाहिए, मतलब p के पावर में b में ऐसा कौन सा पावर डालूं कि आंसर आपका a आना चाहिए। तो इसका जो आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट्स बेसिकली आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि b में ऐसा क्या पावर डालूं कि आंसर आपका a आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये वाले चीज को आप एंटी लॉग बोलते हो। ये वाले चीज को जो अभी आपने किया ना, इसको एंटी लॉग बोलते हैं। बेसिकली लॉग को आप नॉर्मल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब ऐसा पकड़ रहे थे, अब आपने इसको ऐसा पकड़ लिया। समझ में आया? ठीक है। अभी
इसको हम लोग एंटी लॉग में कन्वर्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, 10 का ऐसा क्या पावर लूं कि आंसर ए आना चाहिए। मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि 10 का मैं ऐसा क्या पावर डालूं कि आंसर आपका ए आना चाहिए, आंसर आपका ए आना चाहिए। ओके, वैसे ही अभी ln a इज इक्वल टू एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं log बेस e, क्योंकि ln को अगर मुझे log में कन्वर्ट कर दूं, e बेसिकली यही होता है, log बेस e a इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो e के पावर में ऐसा क्या होना चाहिए कि आंसर a आना चाहिए। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि e रेस टू x मेरा a होना चाहिए, e रेस टू x मेरा a होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका एंटी लॉग वाला प्रॉपर्टी हो गया, बस बात खत्म, यही था आपका। समझ में आ रहा है, लॉग और एंटी लॉग कुछ नहीं था यार, बस ये और ये। अगर आपको किसी ने पूछा कि लॉग और एंटी लॉग क्या आता है तो बोलेंगे लॉग एंटी लॉग, बस बात खत्म, फिनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग थोड़े बहुत सवाल करते हैं जो आपके नीट में आ चुका है। ये आपका नीट का एक सवाल है, इसमें हम लोग लॉग का प्रॉपर्टीज और लॉग अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं कि हम लोग ने अभी तक जितना पढ़ा वो यूज कैसे आता है आपके नीट के सवालों में। ठीक है, चलो। तो सवाल यह है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1600 years. If 100 ग्राम ऑफ रेडियम एग्जिस्टिंग नाउ, 25 ग्राम विल रिमेन अनचेंज आफ्टर। इसके थियरी में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला यहां पर लिख दिया कि आपको कौन सा फॉर्मुला यूज करना है, आप डायरेक्टली आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो T इज इक्वल टू ये जो T50 है ना वो हाफ लाइफ है, दैट इज 1600 अपॉन log 2, ठीक है, log 2 लिख देते हैं। अभी इसका वैल्यू डालेंगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं डालेंगे। और log ऑफ बिगिनिंग में कितना था, बिगिनिंग में आपका 100 ग्राम था, ठीक है, 100 अपॉन एंड में कितना था 25 ग्राम, तो ये हो गया 25, ठीक है। अभी आप देखो तो ये हो जाएगा 25 1 जार, ये हो जाएगा 25 4 जार। तो आपको फाइनल आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 1600 अपॉन log 2 और ये हो जाएगा मेरा log 4, ये हो जाएगा मेरा log 4। अभी आप देखोगे log 4 और log 2 का वैल्यूज मत डालो। अब क्या आप log 4 को आप log 2 के टर्म्स में लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो log 2 स्क्वायर लिख सकते हो, लाइक log 2 रेज टू 2 लिख सकते हो और फिर पावर को नीचे लेगा तो 2 log 2 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो आप नहीं समझे तो देखो, आप ऐसा लिख सकते हो 1600 अपॉन log 2 इंटू log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 रेज टू 2 लिख सकता हूं। और ये पावर रूल के हिसाब से, पावर वाले रूल के हिसाब से ये नीचे आ जाएगा, तो मेरा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 1600 log 2 इंटू 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। इसमें अगर आप देखोगे, log 2 और log 2 कैंसिल हो जाएगा, 1600 इंटू 2 आपका 3200 होता है। तो आपका फाइनल आंसर आपको 3200 आपको यहां पर आ रहा है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये नीट का ही सवाल है, एक्चुअली नीट का ही सवाल है। अभी आप समझे लॉग पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथ्स का। इसे आप अभी देखो, आपको अगर कंसेप्ट पता है, लॉग आपको सॉल्व करना आता नहीं है तो कैसे करोगे आप, समझ में आ रहा है। उसके लिए मैंने आपको बेसिक मैथ्स आपको यहां पर सिखा दिया। अभी बढ़ते थोड़े बहुत कैलकुलेशन में, आपका स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैलकुलेशन कैसे हम लोग स्पीड बढ़ाए, अप्रोक्सीमेशंस, कैलकुलेशंस, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ये तो बस आपका लेक्चर 1 है, इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। 0.2 का स्क्वायर, अच्छा 0.2 का स्क्वायर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी बात है यार, पहले डेसिमल को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट डेसिमल इवन एग्जिस्ट। डेसिमल को भूल जाओ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, खत्म। कितना डेसिमल प्लेस है यहाँ पर, एक है ना, जस्ट 1 है ना, एक ही है, बट स्क्वायर की वजह से वो डबल हो जाता है, तो 2 है तो बस 2 डाल दो, दैट इज 1 और 2, तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा 0.04। समझ में आ रहा है। वैसे ही यहां पर अगेन 1.5 का स्क्वायर बोला उन्होंने, डेसिमल एग्जिस्ट करता है भूल जाओ। 15 का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 225। एक ही डेसिमल प्लेस है बट स्क्वायर की वजह से वो डबल हो जाता है, तो 2 डेसिमल प्लेस है, तो 1 और 2, तो आंसर आ जाएगा 2.25। समझ में आ रहा है, ओके। अभी इसको सॉल्व करना है, 0.09 का स्क्वायर, अच्छा अगेन डेसिमल है करके भूल जाओ, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। यहां पर 2 डेसिमल प्लेस है 1 2, बट स्क्वायर की वजह से डबल हो जाएगा, तो 4 डेसिमल प्लेस आपको करना है, तो इधर और 0 डाल दो, तो देखो 1 2 3 4, तो आपको आंसर आ जाएगा ये 0.0081, खत्म। समझ में आ रहा है। अगर आपको इसको फील लेना है ना तो मैं एक बार फील दे देता हूं, कैसा एग्जैक्टली आया कैसे, देखो 0.09 का आपको स्क्वायर लिखना है, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9/100 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा 81 अपॉन, और इसका आप स्क्वायर करो तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4। समझ में आ रहा है, और ये तो आप इधर डाल रहे हो, बात करता हूं, इतना ही था, सिंपल समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
अभी हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट्स, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्क्वायर रूट्स भी आपका बहुत बेसिक कैलकुलेशन में आपका हेल्प होता है। स्क्वायर रूट्स को अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट्स को समझते हैं। स्क्वायर रूट्स भी आपको याद होना चाहिए, जितने भी है आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए और उसके स्क्वायर रूट्स भी याद होने चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपका स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका 3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आपका 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपका 5 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आपका 6 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपका 7 होता है। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपका 8 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 आपका 9 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 आपका 10 होता है। तो ये इतना स्मूथली आपको लिखना आना चाहिए, इतना स्मूथली आपको लिखना आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये स्क्वायर रूट्स का आपको इतना तो याद होना चाहिए। अगर आगे भी याद कर सकते हो तो कोई इश्यू नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, ठीक है, बट हाँ पढ़ना जरूरी है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अभी इसको हम लोग थोड़े बहुत सवाल करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 180 निकालते हैं। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 180 हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग हाँ बचपन में कहा तो सुना था प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो चलिए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 180, स्क्वायर रूट ऑफ 180 को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में डाल दो। डाल दिया, ओके, डाल दिया। तो ये हो जाए 2 9s are 0, ठीक है, 2 4 5 45, ओके, समझ में आया। फिर वैसे ही अभी 45 किससे निकलेगा? 5 से निकलेगा, नहीं तो 3 से निकलेगा। 5 से निकाल दो, 5 9s are, ओके, और ये 9 है तो ये 3 into 3 और वापस से 3 है। बस आपको इतना ध्यान देना है, इतना ध्यान देना है कि इधर आप जो भी नंबर्स यूज कर रहे हो, इधर आप जो भी नंबर्स यूज कर रहे हो वो सब आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, प्राइम नंबर्स, समझ में। उसके लिए हम लोग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, है कि नहीं। अब क्या करो, ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया इसको बस ग्रुपिंग कर दो। देखो तो 2 का एक ग्रुप बन रहा है, 3 का एक ग्रुप बन रहा है, समझ में आ रहा है। और ये जो जितने भी ग्रुप बन रहा है ना उतने बार लिखना है। 2 का कितना ग्रुप बन रहा है? एक बार। 3 का कितना बन रहा है? एक बार। तो उसको एक बार लिख देंगे। तो यहां पर आपको आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक बार अंदर, सॉरी 2 आपका एक बार बाहर, 3 आपका एक बार बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि 5 का ग्रुप नहीं मिला उसके लिए अभी भी वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 रूट 5, 6 रूट 5। समझ में आ रहा है? समझ में आया? ओके। वैसे ही हम लोग 300 के लिए भी कर लेते हैं। चलो 300 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो 300 के लिए क्या हो जाएगा, ये 300 है, ये 3 है, ये 100 है, समझ में आ रहा है। वैसे ही ये 2 है, ये 50 हो गया, वापस ये 2 है, ये 25 हो गया। वैसे ही ये 5 है, ये वापस 5 हो गया, और ये वापस 5 है, और ये 1 हो गया, खत्म। तो यहां पर अगेन ग्रुपिंग बना दो, यहां पर अगेन ग्रुपिंग बना दो। तो ग्रुपिंग बना दे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का एक ग्रुपिंग बन रहा है, 5 का एक ग्रुपिंग बन रहा है। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 3 रहेगा बस। तो ये क्या हो जाएगा 2 into 5, दैट इज 2 into 5 और स्क्वायर रूट के अंदर 3, तो आंसर हो जाएगा 10 रूट 3। हो गया, खत्म, फिनिश। समझ में आया? वैसे ही अगर आपका शॉर्टकट चाहिए कि मतलब बड़े बड़े नंबर्स का कैसे करेंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ा इतना टाइम ट्रैकेशन करने का टाइम नहीं है, तो उसके लिए तभी आएगा जॉनी का फंडा, ठीक है, जॉनी का फंडा। अब ये जॉनी का फंडा है क्या, उसको हम लोग समझते हैं। अगर आपको जॉनी का फंडा समझना है ना, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। समझो आपको अगर एक स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है, एक नंबर का ए है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 36 होता है, वैसे ही 49 होता है, क्योंकि इन सब का परफेक्ट स्क्वायर होता है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 होता है, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर है ना। अगर मैं बोल रहा हूं किसी नंबर का 27 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, नहीं निकाल सकता आसानी से, क्योंकि 27 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वैसे ही ये वो नंबर्स के लिए होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए को आप तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? ऐसे तोड़ दो कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई। और यहां पर जो x होना चाहिए वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है। बस ऐसा तोड़ दो और आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। बस बेसिकली ये नंबर जो है, ये स्क्वायर रूट ऑफ x लिखो प्लस माइनस वाई और स्क्वायर रूट ऑफ x को डबल कर दो। बस अभी इसको हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे तो और समझेगा। देखो एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 27, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ना है, परफेक्ट स्क्वायर के साथ तोड़ दो। तो 27 के सबसे करीब परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 25। तो 25 प्लस 2, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है, प्लस 2 अपॉन 5 को डबल कर दो, दैट इज 10। तो आंसर आ रहा है 5 प्लस 2/10 क्या हो जाता है, 0.2।
तो 5 प्लस 0.2 हो गया 5.2, 5.2, 5.2, बस खत्म। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 का वैल्यू आपको मिल गया 5.2। वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 40 निकालते हैं। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 40 मतलब सबसे पास वाला स्क्वायर रूट कौन सा, स्क्वायर कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर आपको कौन सा है? आप चाहिए तो 49 भी ले सकते हो या 36 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यहां पर मैं 36 के साथ जाता हूं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, तो 36 प्लस 4 लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो जाता है, प्लस 4 ऐसा लिख दो इधर ही, और अपॉन इसको डबल कर दो, दैट इज ये हो जाएगा 12, खत्म। तो 4 1 जार 4 3 जार, और ये आपका करीब आता है 0.33 आता है, इसका आंसर हो जाएगा 6.33 आपका आंसर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 का वैल्यू आता है 6.33। क्या आपको समझ में आया? ये शॉर्टकट कैसा लगा? शॉर्टकट अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है सर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये आपने क्लास 10 में पहले से ही सीखा हुआ है ना? आपने क्लास 10 में पहले से सीखा हुआ है, तो आपके पास थोड़ा सा तो आइडिया रहेगा ही, बट फिर भी मैं इसको बेस से कवर करूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये होता है, ये मैं एक नंबर लिया, मैंने समझो उसमें कुछ तो एक नंबर ऐड कर दिया, कुछ तो डी नंबर ऐड कर दिया, और ये मैं प्रोसेस रिपीट करते जा रहा हूं। तो ए प्लस डी हो गया, एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 2डी हो गया, एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 3डी हो गया, एक और डी ऐड कर दिया तो ए प्लस 4डी हो गया। बस ये जो प्रोसेस जो रिपीट होते जा रहा है ना, ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब क्या? अगर मुझे अभी एग्जांपल चाहिए तो आप बोलोगे, देखो इसको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट टर्म आपका 2 है, आप इसमें 2 2 2 2 2 ऐड करते जा रहे हो। देखो 2 प्लस 2 4, 4 में और 2 ऐड कर दिया 6, 6 में और 2 ऐड कर दिया 8, 8 में और 2 ऐड कर दिया 10। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आया। अब इसमें थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको याद होना चाहिए। वो क्या है? देखो, दैट इज ए एन, मेरा जनरल टर्म होता है। ये क्या होता है? मेरा जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म मतलब आप इसमें से कोई भी नंबर को आप इससे डिफाइन कर सकते हो। जनरल टर्म, उसमें आपका ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये बोलोगे ये कहां से आया? देखो, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, ये मेरा फोर्थ टर्म है ना? अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म में डी है क्या? नहीं है। सेकेंड टर्म में 1 डी है, थर्ड टर्म में 2 डी है, फोर्थ टर्म में 3 डी है, वैसे ही फिफ्थ टर्म में 4th डी है, वैसे ही nth टर्म में, मतलब nth टर्म में, अरे वैसे ही nth टर्म में आपका कितना डी हो जाएगा? n-1 डी हो जाएगा। n-1 मतलब a प्लस n-1 डी हो जाएगा। अभी समझा आप लोग को ये nth टर्म कहां से आया, जनरल टर्म कहां से आया? ये आपका जनरल टर्म है। और अगर समझो आपको समेशन निकालना है, मतलब इन सबका समेशन निकालना है, इन सबका सम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। एक और बार लिखता हूं, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है? ये आपका फॉर्मूला है, ये समेशन निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। इसको हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, दैट इज बेसिकली ये। अगर आपको इसका सम निकालना है, मतलब 1 से लेके 100 तक के जितने भी नंबर्स है, उसका अगर आपको सम निकालना है तो आप समेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो उसका क्या फॉर्मूला है? दैट इज, उसका फॉर्मूला ये है कि s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आपका n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। अब ये कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस इतना समझ लीजिए कि कॉमन डिफरेंस इज बेसिकली दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को ले लो, उन दोनों को माइनस कर दो, उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब अभी ये वाले केस में 1, 2, 3, 4 में 2 - 1 क्या आता है? 1, 3 - 2 आता है 1, 4 - 3 आता है 1। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आया। ओके, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कितने टर्म्स है? 1 से लेके 100 तक कितने टर्म्स है? 100 टर्म्स है, तो इधर डाल दो 100। तो 100 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस कितने टर्म्स? -1, दैट इज 100 - 1 19 है, तो हो जाएगा 99। डी कितना है मेरा? देखो 2 - 1 1 है, 3 - 2 1 है, 4 - 3 1 है, तो यहाँ पर डी मेरा 1 आ रहा है, डी मेरा 1 आ रहा है। तो इसमें कैसे करोगे? ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2। अच्छा, 2 प्लस 99 101 होता है, 101। बस इसको सॉल्व कर दो। 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5050 आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये अपना एपी का एक आपका एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज समथिंग जो आप यूज करने वाले हो, आप अपने बहुत यूज करने वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्लास 12th में, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है? जैसे कि आप एपी में
आप एपी में क्या करते थे, आप एपी में ऐड करते थे, इधर आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, आप एक नंबर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। मतलब क्या, ए आप एक नंबर है, आपने उसमें एक नंबर ऐड कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया, आर मल्टीप्लाई कर, तो ए आर हो गया, एक और बार कर दो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, एक और बार कर दो ए आर क्यूब हो जाएगा, एक और बार कर दो ए आर रेज टू 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही अगर आप इसका जनरल टर्म लिखोगे, देखो क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म में आर है ही नहीं, सेकेंड टर्म में आर 1 है, थर्ड टर्म में आर 2 है। वैसे ही अगर आप nth टर्म तक जाओगे, अगर आप nth टर्म तक जाओगे, nth टर्म में तो आपका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, ए आर रेस टू n माइनस 1 आ जाएगा। तो आपका जनरल टर्म भी आपने यहां पर लिख दिया। तो जनरल टर्म ये आपको आ रहा है ए आर रेस टू n माइनस 1, समझ में आ रहा है। और समेशन अगर आपको करना है इनफाइनाइट टर्म्स का, इनफाइनाइट जीपी का, ये इनफाइनाइट जीपी आएगा आपको, ठीक, इसकी टेंशन नहीं है, उसको आपको आएगा a इंटू 1 माइनस आर रेस टू n अपॉन 1 माइनस आर, ओ सॉरी, ये अब मेरा इनफाइनाइट नहीं, ये तो मेरा इनफाइनाइट जीपी के लिए हो गया, दैट इज s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ये आपका डब्बा वाला फॉर्मूला हो गया, ये आपका डब्बा वाला फॉर्मूला हो गया। मतलब अगर आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक को आपको समेशन निकालना है तो आप a अपॉन 1 माइनस आर से आप इसको निकाल सकते हो। अभी आप बोलोगे आप आर क्या होता है, आर इज बेसिकली वो टर्म जिसको आप मल्टीप्लाई करे जा रहे हो। इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, बस दो टर्म्स को आप डिवाइड मार दो, आप किसी भी दो टर्म को डिवाइड मार दो, इससे इससे डिवाइड मार दो, इससे इससे डिवाइड मार दो, या इससे इससे डिवाइड मार दो, आपको आंसर हमेशा सेम आएगा। देखो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कर दो, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर कर दो, तो क्या आता है, आपको आंसर आता है आर, आपको आंसर आता है आर। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे निकाले, चलो इसको सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसका निकालते हैं, ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरा फर्स्ट टर्म 1 है और आप बोलोगे इसमें 1/x मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। देखो 1 में जब भी आपने 1/x मल्टीप्लाई किया तो 1/x मिला, एक और बार मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन x स्क्वायर मिल रहा है। तो ये तो मेरा इन्फिनिट जीपी हो गया, इसका मुझे सम निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है s इन्फिनिटी टर्म्स का आंसर कुछ फॉर्मूला आता है a अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म आपका 1 है ना, और 1 माइनस आर आपका क्या आ रहा है, आर आपका क्या आ रहा है, आर हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड मार दो, किसी भी कॉन्सिक्यूटिव डिवाइड मार दो, इससे डिवाइड मार दो, तो आर आपका क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाई 1। तो इसमें आंसर क्या आ रहा है, 1/x आ रहा है यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 1/x। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, इधर एलसीएम ले लूंगा और इधर भी तो मुझे x चाहिए, तो इधर भी मैं x दे दूंगा और इधर भी मैं x दे दूंगा। ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x/x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x आ रहा है। अच्छा, अभी ये वाले केस में देखो क्या होता है, इसे जो डिनोमिनेटर में जो चीज है ना, डिनोमिनेटर में खुद एक फ्रैक्शन है, ये बेसिकली उल्टा हो जाता है, ऐसे ऐसे आ जाते हैं ऊपर ऐसे। तो ये मेरा कैसे हो जाता है, ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू x अपॉन x माइनस 1। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर आया x अपॉन x माइनस 1। तो ये इनफाइनाइट जीपी का जो समेशन है उसका आपको आंसर आ चुका है x अपॉन x माइनस 1। क्या आपको इतना समझ में आया। अभी एक आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है, एक आखिरी सवाल करते हैं, वो है ये, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे ये क्या है, प्लस माइनस बीच में कुछ तो है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो अगर आप देखोगे, अगर आप r निकालने जाओगे ना, r क्या होता है, किसी भी दो टर्म को डिवाइड मार दो, किसी भी दो टर्म को डिवाइड मार दो, तो इधर आपको r क्या मिल रहा है, r इज इक्वल टू -1/2 डिवाइडेड बाई 1। इधर आपको आंसर क्या मिल रहा है, आपको -½ मिल रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को डिवाइड मारो तो यहाँ पर r क्या मिल रहा है आपको, r इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 -1/2। तो देखो यहाँ पर अगेन डिनोमिनेटर में ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2/4। ये आपका आंसर क्या आ रहा है, -½ आर तो सेम आ रहा है, तो आर तो सेम आ रहा है, ये भी जीपी में ही है, बस आर आपका नेगेटिव है, उसके लिए आपको प्लस माइनस आपको फॉर्मेशन मिल रहा है। बात खत्म। तो चलो हमको आर का वैल्यू मिल चुका, दैट इज -½ मिल चुका है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते। चलो, तो s इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर आपको मिल चुका है ना, ठीक है। तो इसमें डाल दो, a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू आपका क्या है 1 है, यहाँ पर a का वैल्यू 1 और 1 माइनस r का वैल्यू -½ है, तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा। 1 प्लस हाफ आपका 3/2 होता है, तो 1 अपॉन 3/2 उल्टा चला जाएगा, है ना, 3/2 ऐसा चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। खत्म, आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है यहाँ पर 2/3 मिल चुका है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं और आपके लिए लेके आया था, ठीक है, और आपके लिए लेके आया था, बट आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। 1 घंटे में जितना कवर हो सकता है हम लोग उतना करेंगे, ठीक है। और बट हम लोग धीरे धीरे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जितना हो सके हम लोग इसको और हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और
अगर आपको आज का सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है यार। आपको पता नहीं, हम लोग इसको सुबह से मैं इसको पीपीटी बना रहा था, ठीक है, इसको सुबह से इसको मैं पीपीटी बना रहा था। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं बहुत ही जल्द इसके लेक्चर 2 के साथ आ जाऊंगा, और हम लोग बेसिक मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स वो सब बचा है, कैलकुलस वो सब बचा है, हम लोग उसको करेंगे। चाहे तो और 2 लेक्चर्स लग सकते हैं, बट यस, अभी के लिए लेक्चर 1 के लिए इतना ही। प्लीज मेरे जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स उसको प्रैक्टिस करना। जैसे कि मैं बोलता हूं, विद अनअकैडमी यू कैन क्रैक एनी एग्जाम, बट मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट नोवा। टेलीग्राम पे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको जरूर ज्वाइन करना फर्दर अपडेट्स के लिए, एंड कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग जरूर अपडेट्स डालते रहेंगे। This is Jonathan Matthew signing off with Basic Maths का Lecture 1. I hope you liked it. Thank you so much. Bye bye.